दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों नागपुर में जो हिंसा हुई है उसकी ताजा रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रही होंगी और इसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट जो है मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर के सवाल डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जब पहले से मालूम था कि औरंगजेब की कब्र को लेकर के जिस तरीके का प्रोटेस्ट वहां पर कुछ संगठनों द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर के क्या चाक चौबंद बंदोबस्त वहां पर किए गए थे? क्या इस तरीके की किसी भी घटना से निपटने के लिए कोई बंदोबस्त वहां नहीं किया गया था? क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं कि घटना के दौरान जब वहां के लोगों ने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस देरी से पहुंची? कई सारे हमने देखे चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए वहां के जो लीडर्स हैं, बीजेपी के ही नेता हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि नेता जो पुलिस है वो जहां पे ये घटनाएं घट रही थी वहां देरी से पहुंची। अब देखिए दोस्तों, ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो तलाशे जा रहे हैं, लेकिन सवाल जो मीडिया को पूछना चाहिए महाराष्ट्र सरकार से वो उस तरीके से पूछ नहीं रही है। अब देखिए दोस्तों, जो अपोजिशन है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता है पवन खेरा, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, पहले आप वो सुनिए किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को, बीजेपी को घेरने की कोशिश की और क्या कुछ कह रहे हैं। आप एक बार पहले ध्यान से सुनिए। देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे? मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस खेल का शिकार न हो, शांति बनाकर रखना ही हम सबके हित में है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भड़काते हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इसी से सध रहा है। ऐसी राजनीति से हम सबको बचना है और शांति हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो देखा दोस्तों आपने पवन खेरा ने क्या कुछ कहा। अब पवन खेरा अकेले कांग्रेस के नेता नहीं है जो ये बातें पूछ रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें कही हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के जो नेता हैं, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने क्या कहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और गृह मंत्रालय, क्योंकि बीजेपी के पास है, देवेंद्र फडणवीस के पास है जो सीएम है इस समय, तो कई सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि महाराष्ट्र के नागपुर की जो हिंसा, उसमें अब तक 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हो रही थी, जहां पर दो गुटों के बीच में विवाद हो गया और विवाद ऐसा फैला कि आपने देखा फिर आगजनी हुई, गाड़ियां तोड़ी गई, तमाम चीजें की गई हैं। अब दोस्तों संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता, उन्होंने क्या कहा है देखिए, मैं आपको पढ़ के उनका स्टेटमेंट बताता हूं। उन्होंने कहा है कि नागपुर में हिंसा होने का कोई कारण नहीं है, यहीं पर आरएसएस का मुख्यालय है, ये देवेंद्र फडणवीस जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है, यहां हिंसा फैलाने की हिम्मत कौन कर सकता है? हिंदुओं को डराने, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने और उन्हें फिर भड़काकर दंगों में शामिल कराने का ये नया पैटर्न है। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर, मुख्यालय नागपुर में है। वहां मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का, प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहां बैठते हैं। वहां देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से, एक भय और डर पैदा कर रहे हैं।
ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अब देखिए तमाम आरोप जो हैं अब वो लगने शुरू हो गए हैं और सरकार को भी जो है वो कटघरे में खड़े करने की कोशिश अपोजिशन के नेता कर रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि नागपुर के महाल इलाके में जिस तरह की स्थिति तनावपूर्ण है, सभी से उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर जो है वो ध्यान न दे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और जो भी जरूरी फैसले या डिसीजन या एक्शन लेना है वो लिए जाएं। ये देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है और खुद वहां के अधिकारियों से वो संपर्क में है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की, तो उन्होंने कहा है कि ये एक साजिश के तहत जो है इस तमाम चीजें की गई हैं। और एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं वो भी आपको बताता हूं। एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने कहा कि प्लानिंग के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया है और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहां पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहां पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहां की गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम चीजें अब महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं। और दोस्तों देखिए, ये जो औरंगजेब की कब्र वाला मामला है, ये पिछले काफी दिनों से महाराष्ट्र में गरमाया हुआ था। और तो और जो महाराष्ट्र के तमाम नेता हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हों चाहे सत्ता में ना बैठे हों, वो बार बार औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर के बयान दे रहे थे। शुरुआत हुई अबू आजमी से। अबू आजमी से सवाल पूछा गया तो अबू आजमी ने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बता डाला, जिसके बाद देखा गया कि बीजेपी और जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अबू आजमी पे हमला करना शुरू कर दिया। जुबानी जंग छिड़ गई कि महाराष्ट्र में किस तरीके से जो है औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा गया। सभी को पता है कि औरंगजेब ने क्या कुछ किया था। और तो और फिल्म रिलीज हो रखी है, आपने देखा होगा, छावा। उसके बाद फिल्म देख के निकल रहे हैं लोग, तो वैसे ही महाराष्ट्र में जो है थोड़ा सा भावना उस तरीके से बनी हुई है। और ऐसे में इस तरह के बयान देना, वो भी ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में खुद महाराष्ट्र से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए, जिन पर बातचीत होनी चाहिए, उनको छोड़ के महाराष्ट्र के तमाम नेता, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो सरकार में हो, वो छोड़ करके औरंगजेब की कब्र पर सियासत करने में लगे हुए हैं। अबू आजमी का बयान आया, उसके बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयानों की बौछार हो गई।
नीतीश राणे ने तो अबू आजमी को जो है वो विधानसभा से बाहर करने की बात की, बहुत सारी चीजें की गई। एकनाथ शिंदे ने तो देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही। फिर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि अबू आजमी को जेल जाना होगा इन तमाम चीजों के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत पिछले 15-16 दिनों से काफी गरमाई हुई थी इन चीजों को लेकर। हालांकि ये बात पहले भी होती रही है, लेकिन उसके बाद जो कल नागपुर में महल में जिस तरीके से जो कुछ संगठनों द्वारा कब्र को हटाने को लेकर के जिस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट किया गया, जिस तरीके से तमाम चीजें वहां पर हुई, उसके बाद शाम होते होते जो है वो हिंसा भड़क गई और दो गुटों के बीच में क्या कुछ हुआ, आगजनी हुई, वो सारी डिटेल जो है अब तक पहुंची। अब पुलिस जो है वहां पर तैनात है, मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासत जो है वो अभी भी कम नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीजें जो है वो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब वही सियासी जो है पारा अब चढ़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में बयानों के बाद जो तमाम चीजें हुई हैं, अब इस पर जो अपोजिशन है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे अन्य दलों के नेता हो, वो बार बार अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि नागपुर जैसे शहर में, जहां पर आरएसएस का जो है वो मुख्यालय है, जहां पर खुद नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के बड़े बड़े नेता नागपुर से आते हैं, वहां पर इस तरह की घटना हो कैसे गई, इसकी डिटेल से जांच होनी चाहिए। जहां एक तरफ अपोजिशन के नेता बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता जो है वो कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं जो सहयोगी दल है बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि साजिश की बू आ रही है। अब मामला चाहे जो भी हो, आने वाले समय में जांच होगी, जांच पड़ताल होगा तो तमाम चीजें सामने आई जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी इस मामले के बाद भी जो औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर जो सियासत है, वो थमने का नाम नहीं ले रही। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।